हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज ये फिर नेक्स्ट वीडियो है। 6 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ग्रेड 1 का। तो यहाँ पे जो दिया हुए हैं 15 क्वेश्चन, उनको अपन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हुए थे ग्रेड 1 में। फास्ट करते हैं, आप लोग स्पीड बढ़ा के देख लिया करिए। यदि टाइम ज़्यादा लगता हो तो आप स्पीड बढ़ा लिया करिए, तो वो तीव्रता से ये वीडियो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब कुछ थ्योरी या सिद्धांतों को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और विशेष मामलों को समझाने के लिए लागू किया जाता है तो इसे निम्न के रूप में जाना जाता है। भावनात्मक चिंतन, पार्श्व चिंतन, विवेचनात्मक तर्क, यहाँ पे तर्क रहेगा, और निगमनात्मक तर्क। तो यहाँ पे क्या करना है कि किसी विशेष मामले को समझाने के लिए क्या किया जाता है, हम कोई थ्योरी या सिद्धांत को लागू करते हैं, यानी स्वीकार करते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे कोई उदाहरण समझाना है तो उस उदाहरण को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले नियम लिया। ठीक है, नियम लिया और फिर उस उदाहरण को समझाया, तो नियम से उदाहरण की ओर चला। तो नियम से उदाहरण की ओर कौन सी विधि हो गई, निगमन विधि। और यदि हम कोई तर्क लगा रहे हैं, पहले नियम की कोई थ्योरी को स्वीकार करते हैं, कोई नियम को स्वीकार करते हैं, और फिर किसी विशेष मामले में तर्क करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो उससे समझाते हैं उस समस्या को या उस मामले को, तो वो हो जाएगा निगमनात्मक तर्क, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। यदि इसी तरह होता है और दूसरी तरह से होता है, यदि कि हम किसी थ्योरी या सिद्धांत को कन्फर्म करते हैं, कैसे या निर्माण करते हैं किसी उदाहरणों के द्वारा। उदाहरण को हमने सॉल्व किया, उदाहरण को सॉल्व करते करते हम किसी नियम या थ्योरी को फाइंड किए, थ्योरी या सिद्धांत को हमने फाइंड किया या उसका निर्माण किया, तो वो हो जाएगा उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर, तो ये हो जाएगा आगमन विधि। और ये तर्क लगा रहे हैं तो आगमन तर्क हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाता। लेकिन यहाँ पे पहले थ्योरी या सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और फिर किसी समस्या को समझाते हैं, तो यहाँ पे निगमनात्मक तर्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि जो बच्चे आंशिक रूप से देख सकते हैं, यानी आंशिक रूप से देख सकते हैं, तो उनके लिए उनको विशेष स्कूल में रखा जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बिना किसी विशेष प्रावधान के नियमित स्कूल में रखा जाना चाहिए? अब यहाँ पे बिना किसी विशेष प्रावधान के दिया हुआ है, तो जो आंशिक रूप से देख सकता है तो उसे थोड़े बहुत प्रावधान तो होने चाहिए, तो यहाँ पे ये आंसर ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सामान्य स्कूल में, ठीक है, एक विशेष प्रावधान के तहत रखा जाना चाहिए, मतलब स्कूल सामान्य ही हो और सामान्य बच्चों के साथ हो, लेकिन एक विशेष प्रावधान हो उनके लिए। जैसे आंशिक रूप से देख सकते हैं तो उनकी नीड की हिसाब से उनको क्या ज़रूरत है, यदि उनको पीछे से बैठने में नहीं दिख रहा है तो उनको आगे की सीट रिजर्व करवानी चाहिए कि ये आंशिक रूप से देख सकता है बच्चा, इसको देखने में दिक्कत है तो ये आगे बैठेगा, और उसको और विशेष प्रावधान जो उसके लिए नीड हो, जो आवश्यकताएं हो, तो उसको उपलब्ध करवाई जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि सामान्य स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ लेकिन विशेष प्रावधान के तहत रखा जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अधिगम में अक्षम बच्चे की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार उपयोग में किया जाना चाहिए, यानी अधिगम में अक्षम बच्चे की पहचान करना है। तो अक्सर मूड बदल जाना, या वाज को सा, या फिर 21 को 12 लिखना, अभद्र व्यवहार, कम समय तक ध्यान देना और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो कम समय तक ध्यान देना और उच्च शारीरिक गतिविधि, ये इसका कोई वो नहीं है, ये ध्यान कम देना ये अधिगम में अक्षम बालक नहीं है। अटेंशन कम होता है, लो अटेंशन है तो वो अलग मैटर है। अभद्र व्यवहार, ये तो अभद्र व्यवहार है तो उसका बिहेवियर है, अधिगम में अक्षम बच्चा बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो जाएगा। अब अक्सर मूड बदल जाना, और ये है तो इसमें आंसर अपन आराम से फाइंड कर लेंगे कि वाज को सार या फिर 21 को 12 लिखना, ये लिखने में अक्षम है, यानी कि ये डिस्ग्राफिया वाला बच्चा है जिसे लेखन क्षमता में प्रॉब्लम्स जाती हैं या लिखने में कुछ गड़बड़ी करता है, लाइन के ऊपर नीचे लिख देता है या वहाँ स्पेस दे के ज़्यादा लिख देता है, या जैसे यहाँ पे 21 लिखना है तो 21 को 12 लिख लिया, और यहाँ पे वाज लिखना है तो वाज को सा लिख दिया, यानी इन वर्ड्स को हेर फेर कर दिया, तो ये लेखन में अक्षम बालक है, ये डिस्ग्राफिया बालक कहलाता है, मतलब डिस्ग्राफिया से पीड़ित है वो बालक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अधिगम में अक्षम बच्चा कौन सा है, जो वाज को सा लिखता है, 21 को 12 लिखता है। ये अक्सर मूड बदल जाना, ये ग्रेड 1 में बहुत बार पूछा हुआ है, ये बाइपोलर डिसऑर्डर से है, बाइपोलर डिसऑर्डर एक प्रकार का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आरटीई अधिनियम भारत में निम्न दिनांक से लागू हुआ। आरटीई एक्ट कब लागू हुआ, 4 अगस्त 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2008 को,
और चौथा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2011 को। तो ये कब लागू हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बी राइट होगा, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। अच्छा, इसमें ग्रेड 2 में भी एक क्वेश्चन इसी से आया हुआ था कि ये कब लागू हुआ था, तो उसमें 2009 लिखा हुआ था। तो 2009 आंसर दिया हुआ था, तो ये बिल्कुल नहीं मानना है, वहाँ पे आंसर रॉन्ग दिया था। तो ये कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। ठीक है, और जो ये कब इसका संशोधन वगैरह कब हुआ, तो और भी जान लेते हैं। राइट टू एजुकेशन की 86वां संविधान संशोधन था जब ये आया था। ठीक है, और और इसमें क्या था कि जो 21A था, 21A मौलिक अधिकार अनुच्छेद था ये 21A, तो इसके तहत ही एक मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष, कितना, 6 से 14 वर्ष वाले बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। यानी कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिका हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था और ये 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। ठीक है, और इसमें ये था कि ये जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण देश में लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को ये नहीं दिया गया था। और जब ये लागू हुआ था मौलिक अधिकार घोषित करने के लिए, तो ये कौन सा देश बना था? मौलिक अधिकार घोषित करने वाला 135वां देश बना था। ये भी ध्यान रखना है, 135वां देश बना था। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया याद रखने लायक। ठीक, तो यहाँ पे आंसर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस प्रकार के अनुकूलन में पहले से ही CS और CR का पता लगाया जा सकता है? चिन्ह अधिगम, मौखिक अधिगम, क्लासिकल कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो CS और CR का पता लगाया जा सकता है कब? क्लासिकल कंडीशनिंग, पावलाव का सिद्धांत जो था उसमें CS और CR का पता पहले लगाया जा सकता है। CS यानी कंडीशनिंग स्टिमुलस और CR यानी कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जब ऐसा कहा जाता है कि वंचित समूहों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, तो इसका निम्न अर्थ होता है: विशिष्ट शिक्षा, प्रतिभाशाली शिक्षा, व्यापवर्तक शिक्षा या समावेशी शिक्षा। तो क्या कहा जाता है कि वंचित समूहों को सामान्य रूप में पढ़ाया जाए? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा कि वंचित समूहों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि सभी को एक साथ पढ़ाया जाना है, समावेश करके पढ़ाया जाना है। जो वंचित समूह में हो उनको भी और जो अन्य विद्यार्थी हैं उनको भी क्या करना है, सबको एक साथ पढ़ाया जाना है, यानी कि समावेशी शिक्षा यहाँ पे लाना है, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी सबको समावेश करके पढ़ाया जाना है, जो वंचित समूह वाले हों या जो अन्य सामान्य विद्यार्थी हों, तो उनको सबको क्या करना है, एक साथ पढ़ाया जाना है, यानी कि समावेश करके, यानी कि समावेशी शिक्षा का पालन वहाँ पे किया जाता है या करना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्यवहार में दृष्टिकोण और भावनाओं का पहलू इसके अंतर्गत आता है, यानी कि एटीट्यूड एंड फीलिंग किस में आता है? जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी दी हुई थी उनमें 3 डोमेन बताए थे, कौन कौन सा? कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो जो 3 डोमेन बताए थे, तो एटीट्यूड एंड फीलिंग, तो ये किस में आता है? यानी व्यक्तित्व और फीलिंग किस में आती हैं? फीलिंग यानी सोचना है, फील करना है, तो ये क्या है? एक प्रकार का भाव है। तो इसी से हम गेस कर सकते हैं कि ये फील करना भाव है, तो ये किस में आएगा? अफेक्टिव डोमेन या भावनात्मक पक्ष में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर भी चलिए एक बार मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। ये है यहाँ पे, अब ये 3 दिया था उन्होंने, एक कॉग्निटिव, ठीक है, एक क्या दिया था? कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष, अफेक्टिव यानी कि भावात्मक पक्ष और साइकोमोटर यानी कि मनोगतिक पक्ष। तो अब इन तीनों पक्षों में क्या देखना है कि जो संज्ञानात्मक दिया हुआ था तो उसमें क्या था? नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन। ठीक है, यानी ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। जो अफेक्टिव डोमेन में दिया था उसमें रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, यानी कि पहले ग्रहण करना है, फिर उसका रिस्पॉन्स देना है, फिर वैल्यूइंग करना है कि मतलब जो वो हमने रिस्पॉन्ड किया है वो किस लेवल का है, फिर ऑर्गेनाइजेशन करना है, उसका करेक्टराइजेशन करना है। साइकोमोटर में ये दिए हुए हैं कि रिफ्लेक्स मूवमेंट, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट, परसेप्चुलाइजेशन, फिजिकल एक्टिविटीज़ और स्किल्ड मूवमेंट्स और नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन ये करना है। ठीक है, ये साइकोमोटर का दिया हुआ है। तो अपन को अफेक्टिव डोमेन में पढ़ना है। तो यहाँ पे जो तीनों डोमेन होते हैं इनमें मेन प्रोसेस क्या होती है? ये मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है, तो पेन भी नहीं चलता, और ये हृदय या मन से जुड़ा हुआ होता है,
हृदय या मन से जुड़ा हुआ होता है, और ये शरीर से जुड़ा हुआ होता है, पूरे हाथ पैर से गति करना, हाथ पैरों का, हाथ पैर चलाना, ये मनोशारीरिक या साइकोमोटर। तो जो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है उसमें क्या होता है कि विचार आते हैं, थिंकिंग आती है, ठीक है, यानी विचार करना, सोचना समझना, ये सब इसमें आता है कॉग्निटिव में, ये जो संज्ञान से जुड़ा हुआ है, जो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, संज्ञानात्मक पक्ष से। और जो अफेक्टिव डोमेन है, जो हृदय या मन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या होता है, इसमें महसूस करना होता है। क्या महसूस करना, महसूस करना यानी फील करना, तो ये फीलिंग जो लिखा हुआ है अभी क्वेश्चन में, तो यही फील करना लिखा हुआ है, यानी फीलिंग, तो फीलिंग अफेक्टिव डोमेन से संबंधित होता है। और यदि विचार करना होता, चिंतन करना होता, तो वो कॉग्निटिव डोमेन से संबंधित होता है। और यदि हाथ पैरों की गति होती, यानी कुछ गति करना होता, तो वो साइकोमोटर डोमेन से जुड़ा होता। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, कॉग्निटिव डोमेन ये मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है, अफेक्टिव डोमेन हृदय या मन से जुड़ा होता है, और साइकोमोटर डोमेन पूरे शरीर से या हाथ पैरों की गति से जुड़ा हुआ होता है। और कॉग्निटिव डोमेन में क्या होता है, विचार, चिंतन, सोचना, समझना, ये इसमें कॉग्निटिव डोमेन में आता है। और फील करना या महसूस करना, ये अफेक्टिव डोमेन में आता है। हाथ पैरों की गति करना, हाथ पैर चलाना, ये साइकोमोटर डोमेन में आता है। तो यहाँ पे अब जो क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यहाँ पे था कि एटीट्यूड एंड फीलिंग, तो एटीट्यूड और फीलिंग किससे कनेक्टेड है, किससे संबंधित है, फीलिंग किसके अंतर्गत आएगा, भावनात्मक पक्ष यानी अफेक्टिव डोमेन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूचना प्रक्रमण दृष्टिकोण यानी द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जोर देता है कि व्यक्ति किसके सिवाय सब कुछ करे, किसके सिवाय सब कुछ करे। ठीक है, सूचना को रणनीतिबद्ध करना, ये तो करना चाहिए। सूचना को भूल जाना, ये बिल्कुल रॉन्ग यहाँ पे दिया हुआ है, और रॉन्ग ही अपन को छांटना है कि क्या नहीं है। तो सूचना को भूलना ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। और ऑप्शन देखते हैं, सूचना में तोड़ मरोड़ करना, बिल्कुल सूचना को एज इट इज नहीं भी रखे हैं, सूचना को अपने तरीके से एनालिसिस करके रखना सही बात है, अच्छी बात है। और रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का विलेखन करना, ये भी है। तो सिवाय पूछा था, तो यहाँ पे सूचना को भूल जाना ये नहीं होगा सूचना प्रक्रमण दृष्टिकोण में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे कि एक प्रभावी कक्षा वातावरण का सार है, यानी कि एक इफेक्टिव क्लासरूम कौन सी है। पूर्ण शांति, जिस क्लास में एकदम शांति बनी रहती है वो है, या विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण जिसमें विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण दिए हुए होते हैं, वो है एक प्रभावी शिक्षण क्लासरूम। या तीसरा दिया हुआ है कि जीवांत छात्र शिक्षक बातचीत यानी टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन जिसमें हो रहा है, वो एक इफेक्टिव क्लासरूम है। या जिसमें सख्त अनुशासन को फॉलो किया जाता है, वो इफेक्टिव क्लासरूम है। तो यहाँ पे ए और डी तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएंगे। अब सी और बी बचा, तो इसमें बात करते हैं। तो सी ठीक है, सही है, गलत नहीं है, लेकिन उससे बेस्ट है कि जिस क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो रहा है, उनकी बातचीत हो रही है, उनमें कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो क्लासरूम एक अफेक्टिव क्लासरूम है, यानी सबसे अच्छी क्लासरूम कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ है। क्या है किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ? बच्चों का विद्यालय, या बच्चों का अधिगम, बच्चों का बगीचा, या बच्चों के खेल का मैदान। तो किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ क्या है? बच्चों का बगीचा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा कि बच्चों का वह बगीचा है। अब यहाँ पे कुछ समझना है किंडरगार्टन पद्धति के बारे में। यह एक प्रकार की भाषा शिक्षण की विधि है, किंडरगार्टन विधि। तो इसमें तो सबसे पहले ये है कि किंडरगार्टन शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि ये बच्चों का बगीचा है। अब इसे बच्चों का बगीचा कैसे क्यों कहा गया है कि इसमें जो छात्र होते हैं वो छात्र कैसे होते हैं? पेड़ों की भांति होते हैं। ठीक है, पेड़ों की भांति छात्र। और विद्यालय एक बाग है, विद्यालय एक बाग की भांति होता है। और जो शिक्षक होता है वो एक माली के समान, माली की तरह, जिस तरह से माली अपने बाग की देखभाल करता है उसी प्रकार शिक्षक भी अपने पेड़ यानी किस पेड़ों को किसको माना? छात्रों को। यानी कि उसी प्रकार से शिक्षक भी अपने छात्र की देखभाल करता है और उनकी समस्याओं को सुलझाता है। तो यहाँ पे किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ है बच्चों का बगीचा। और इस किंडरगार्टन पद्धति को एक बालवाड़ी या बालोद्यान पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, इसे बालवाड़ी भी कह सकते हैं और इस पद्धति को बालोद्यान पद्धति भी कहा जाता है। ये दिया किसने था? ये फ्रोवेल ने दिया था। किसने दिया था? ये फ्रोवेल ने दिया था, ध्यान रखना है, फ्रोवेल ने दिया था। ठीक है, और ये कहाँ के हैं फ्रोवेल? जर्मनी के हैं, ये भी ध्यान रखना है, जर्मनी के हैं।
और इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इतना ही ध्यान रखना है। खेल खेल में बालक को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और बच्चों के लिए विद्यालय जो है वो बाग या बगीचा है, जिसमें बालक स्वक्रिया से स्वच्छंदता के वातावरण में खेलता है, कूदता है और नई नई चीज़ों को सीखता है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्प्रेंगर के व्यक्तित्व प्रकार के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, भौतिकवादी। तो इसमें क्या शामिल नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो क्या शामिल नहीं है इसमें, राजनीतिक है, धार्मिक है, आर्थिक भी है, क्या नहीं है, भौतिकवादी इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। टोटल इसमें कितने दिए थे, टोटल इन्होंने 6 टाइप दिए थे। कितने, 6 दिए थे। तो 3 ये हो गए राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक। ठीक है, चौथा था सामाजिक, एक सामाजिक प्रवृत्ति वाले होते हैं जो सेल्समैन वगैरह बनते हैं। और पाँचवें नंबर में आ जाएगा सैद्धांतिक होते हैं, जो दार्शनिक वगैरह होते हैं, सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, यानी अपने जीवन में सिद्धांत का सहारा लेते हैं। ज़्यादातर ये सत्य की राह पर चलते हैं, जो सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। ठीक है, और एक लास्ट है छठवां क्या है, जो कलात्मक होते हैं। क्या होते हैं, कलात्मक या कला प्रेमी होते हैं, जो कलाओं में निपुणता रखते हैं, जो सुंदर सुंदर कलाएं बना लेते हैं, जैसे आर्ट वगैरह आती है ना, कला करने में माहिर होते हैं। साक्षात व्यक्तियों की ही फोटो बना देते हैं, कलाएं बना देते हैं। तो ये 6 प्रकार के स्प्रेंगर ने बताए थे व्यक्तित्व के प्रकार। कौन कौन से, एक बार और देख लेते हैं। पहला राजनीतिक, दूसरा धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और सैद्धांतिक और कला प्रेमी या कलात्मक। 6 प्रकार के बताए थे स्प्रेंगर ने। ठीक है, यहाँ पे ये भौतिकवादी कोई प्रकार नहीं है उनके अनुसार, तो आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। सहकारी अधिगम विधि में शिक्षक की भूमिका निम्न की होती है। सहकारी अधिगम विधि यानी कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड। तो कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड में क्या होती है, एक समन्वय प्रतिनिधि के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है। दूसरा दिया हुआ एक प्रतिनिधि या औपचारिक प्राधिकारी। तो तीसरा दिया हुआ है एक निदेशक। चौथा दिया हुआ है एक संगठनकर्ता। तो यहाँ पे आंसर बताना है कि सहकारी अधिगम यानी कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड। तो कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड में टीचर का रोल क्या होता है, एज अ फैसिलिटेटर या डेलीगेटर। ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जैसे कि समावेशी शिक्षा में और प्रगतिशील शिक्षा में टीचर का क्या रोल होता है, एज अ फैसिलिटेटर। तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए ब्लूम की वर्गीकरण का ज्ञानात्मक क्षेत्र। अभी मैंने बताया है थोड़ी देर पहले कि ज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कॉग्निटिव डोमेन शिक्षार्थियों में क्या प्रभावित करता है, परिशुद्धता, सामर्थ्य, सहन शक्ति, विचार। तो तीनों को मैंने लिया था, तीनों को बताया था कि कॉग्निटिव डोमेन में क्या होता है, सोचना, विचारना, चिंतन करना, ये कॉग्निटिव डोमेन में आता है। अफेक्टिव डोमेन में फील करना, महसूस करना अफेक्टिव डोमेन में, और साइकोमोटर डोमेन में कुछ क्रियाएं करना हाथ पैरों से। तो यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन में एकदम दिया हुआ है विचार, चिंतन या विचार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कि शैक्षिक मनोवैज्ञानिक निम्न में अधिगम के साथ अधिक संबंध रहते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान यानी जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। अनौपचारिक वातावरण, औपचारिक वातावरण, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मल इन्वायरमेंट, औपचारिक वातावरण। ठीक है, जो शैक्षिक वातावरण से जुड़ा हुआ है वही औपचारिक वातावरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और ये लास्ट क्वेश्चन है। अधिगम के मानववादी सिद्धांतों के अनुसार शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रासंगिक है। मानववादी सिद्धांतों के अनुसार, जैसे मानवतावादी मैस्लो वगैरह मानवतावादी है, तो इनके अनुसार बताना है कि क्या प्रासंगिक है। आत्महित यानी अपने बारे में सोचना, सेल्फ इंटरेस्ट, आत्मसम्मान, स्वार्थ, आत्म अभिव्यक्ति। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी राइट आंसर। चलिए आज के 15 क्वेश्चन पूरे हुए। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। सब्सक्राइब, पहली बार आए हुए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।